नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगला टॉपिक जो है वो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और हमें बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर वायुमंडल क्या होता है, ठीक, इसकी बहुत संक्षिप्त रूप में जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है वायुमंडल। जैसे कि हमारी जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की परतें इसको घेरे हुए हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की परतें इसको घेरे हुए हैं उसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कुछ भारी गैसें भी हैं, कुछ हल्की गैसें भी हैं। ठीक है, तो भारी गैसों में जैसे नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इस प्रकार की ये गैसें पाई जाती हैं। जो हल्की गैसें हैं उसमें हीलियम है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार की ये गैसें, हल्की गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का हुआ चारों तरफ का भाग जिसमें गैसें पाई जाती हैं उसको वायुमंडल के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर जैसे कि हमारी ये पृथ्वी में कई सारे मंडल हैं। हम लोग स्थल मंडल में अभी तक पढ़ते आए हैं। एक स्थल मंडल पाया जाता है और एक जलमंडल पाया जाता है। इसके अलावा एक वायुमंडल भी पाया जाता है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग स्थल मंडल के विषय में पढ़ रहे थे, जलमंडल के विषय में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वायुमंडल के विषय में पढ़ लेते हैं। जब इन तीनों का जो ये भाग आपस में मिल जाता है, ठीक है, इस भाग को कहते हैं जैव मंडल। इस भाग को क्या कहते हैं? जैव मंडल। यानी कि जहाँ पर हम लोगों के लिए जीवन संभव है उसको जैव मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, जहाँ पर ये तीनों मंडल आपस में मिलते हैं उसको जैव मंडल के नाम से जानते हैं। और जैव विविधता दिवस की अगर बात करेंगे तो जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल को एटमॉस्फेयर के रूप में जानते हैं। वायुमंडल जो है यहाँ पर भारी गैसें पाई गई हैं, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इस प्रकार से गैसें पाई गई हैं। नाइट्रोजन जो है इसका प्रतिशत 78.08%। आपको नियर अबाउट वायुमंडल में पूछता है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो वो है नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत आपको नियर अबाउट 78% मिल जाएगा। एग्जिट में 78.08% है। ऑक्सीजन जो है इसका प्रतिशत 20.93% है। और जो आगे आर्गन गैस है इसका जो प्रतिशत है 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है इसका प्रतिशत है 0.03%। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में ये भारी गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा हल्की गैसों में हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक, अब आइए इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर
जो वायुमंडल है इसमें अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाती हैं। ठीक, तो ये हमारा धरातल हो गया। धरातल के ऊपर कई सारी परतें पाई गई हैं। जैसे हमारे धरातल पर यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले जो परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो पहला जो मंडल है, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम का मंडल है, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसके ऊपर जो अगला मंडल है उसको किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा जो मंडल है इसको बोलेंगे समताप मंडल। दूसरा मंडल समताप मंडल है और इसको स्ट्रेटोस्फीयर के रूप में जानते हैं। ये दूसरा मंडल हो गया। फिर इसके ऊपर जो तीसरा मंडल है इसको हम लोग मध्य मंडल भी कहते हैं। मध्य मंडल कहते हैं और इसको मीजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। मीजोस्फीयर। फिर इसके ऊपर अगला जो मंडल है उसको यहाँ पर आयन मंडल के रूप में जानते हैं। आयन मंडल जो है इसको आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर जो अगला मंडल है उसको हम लोग बाह्य मंडल के रूप में जानते हैं। इसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, एक्सोस्फीयर। तो इस प्रकार से ये 5 मंडल पाए जाते हैं। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और उसके ऊपर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। इनको हमें याद रखना है, हिंदी नेम और अंग्रेजी नाम दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या करता है, इंग्लिश वाला नाम आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पर सबसे ऊपरी मंडल को किस नाम से जानते हैं। तो एक्सोस्फीयर दिया होगा, सारे मंडलों के नाम यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दिए होंगे। ठीक, तो इनको देखिए याद कैसे करेंगे। जो सबसे नीचे होता है वो सबसे छोटा है, 1 नंबर है। ठीक, फिर उसके ऊपर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 1 नंबर वाले में देखिए सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, टी। दूसरे वाले में पहला अल्फ़ाबेट एस, तीसरे वाले में एम, चौथे वाले में आई और 5वें वाले में ई। तो सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट क्या है, टी है। फिर उससे छोटा अल्फ़ाबेट क्या है, एस है। फिर उससे छोटा अल्फ़ाबेट क्या है, एम है। फिर उससे छोटा अल्फ़ाबेट क्या है, आई है। और उससे छोटा अल्फ़ाबेट जो है ई है। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सभी जो मंडल हैं उनमें पहला अल्फ़ाबेट लेंगे तो वो बड़े से छोटे के क्रम में घटते हुए चले जाएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर का टी, स्ट्रेटोस्फीयर का एस, फिर मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो इस प्रकार से हम लोग क्रम को नहीं भूलेंगे। कभी कभी ये क्रम से लगाने के लिए भी आपसे बोल सकता है। ठीक, तो आइए इन मंडलों के बारे में अध्ययन करते हैं। इन मंडलों में हमको क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं हमसे। ठीक, तो देखिए इधर जो ऊंचाई है ये वाली, इसको हम लोग ध्रुवों की ऊंचाई मान लेते हैं। ध्रुवों पर ऊंचाई। और इधर जो ऊंचाई है ये, इसको विषुवत पर ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है, जो क्षोभ मंडल है धरातल के सबसे निकट है।
यानी कि सबसे निचला मंडल की अगर बात करेंगे तो वो क्षोभ मंडल ही कहलाता है, और सबसे जो ऊपरी मंडल है उसको बाह्य मंडल के रूप में जानते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई जो ध्रुवों पर है वो 0 से लेकर 8 किलोमीटर तक है। ठीक है, 0 से लेकर 8 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो विषुवत पर 18 किलोमीटर तक है। दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है, तो 8 किलोमीटर तक होती है, और इसकी ऊंचाई विषुवत पर कितनी होती है, तो ये 18 किलोमीटर तक होती है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर औसत ऊंचाई अगर पूछेगा तो आपको आंसर देना होगा 13 किलोमीटर। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। सभी की हमें ऊंचाई अलग अलग याद रखनी है, कभी कभी ऊंचाई से लेकर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है। आइए अब क्षोभ मंडल के विषय में बात करते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, तो इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, क्रम से, तो जिससे आप लोगों को ये याद बने रहेंगे। देखिए, जो क्षोभ मंडल है ये सबसे निचला मंडल है। ठीक है, पूछेगा सबसे निचला मंडल कौन सा है, तो वो क्षोभ मंडल को हम लोग सबसे निचला मंडल के रूप में जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है, दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे, ध्रुवों पर जो है 8 किलोमीटर है और विषुवत पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से नोट कर लेंगे, ध्रुव पर ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत पर ऊंचाई 18 किलोमीटर। लेकिन औसत ऊंचाई अगर की बात करेगा तो ये भी नोट कर लेंगे, कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा जो क्षोभ मंडल है यहाँ पर क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं। जैसे क्या क्या पाया जाएगा, आंधी, तूफान, बादल। ठीक है, आंधी, तूफान और बादल, इस प्रकार की जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो इसी मंडल में पाई जाती हैं। इसलिए इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको संवहन मंडल के रूप में भी जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि संवहन मंडल जो है किसे कहते हैं, तो वो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये हमारा क्षोभ मंडल है इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ से ऐसे ऊंचाई में बढ़ते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर बढ़ने पर यहाँ पर जो टेम्परेचर है 165 मीटर प्रति 165 मीटर पर -1 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है कि जो भारी गैसें हैं उनका प्रतिशत सर्वाधिक मात्रा में किस मंडल में है, तो भारी गैसें भी इसी मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे CO2 जो है इसकी मात्रा यहाँ पर भारी गैसों में आ जाएगी। तो जो भी भारी गैसें हैं वो सर्वाधिक किस मंडल में पाई जाती हैं, वो सब क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। एक पॉइंट और आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी मोस्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसकी ऊंचाई गर्मियों में तो बढ़ती है लेकिन सर्दियों में घट जाती है। ठीक, तो वो क्षोभ मंडल ही है जिसकी ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है और सर्दियों में कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसकी वजह से यहाँ की जो ऊंचाई है वो थोड़ा बढ़ जाती है। सर्दियों में हवाएं जो हैं शीतल हो जाती हैं जिससे यहाँ की ऊंचाई जो है उसमें कमी आ जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है।
अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे समताप मंडल की। जो समताप मंडल है इसकी जो ऊंचाई है ये 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, समताप मंडल की जो ऊंचाई है ये विषुवत पर और ध्रुवों पर दोनों जगह 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऊंचाई भी पूछ लेता है। तो 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई को किस में होती है, तो ये समताप मंडल में होती है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके कुछ पॉइंट हैं उनको पढ़ते हैं। क्या क्या इसमें पॉइंट, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। जैसे जो समताप मंडल है इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना घटित नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, तो वो हो जाएगा आपका समताप मंडल। यानी कि जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं उसके ऊपर वाले मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। और जब इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं तो वायुयान उड़ान के लिए इसे आदर्श मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, वायुयान उड़ान के लिए सबसे आदर्श स्थान यही है, आदर्श मंडल नहीं कहेंगे, सबसे आदर्श स्थान इसी मंडल को कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वायुयान उड़ानें आसानी से की जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होगी। ऊंचाई आप लोगों को पता हो गई, 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। एक पॉइंट यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसी मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस जो है इसकी परत इसी मंडल में पाई जाती है, जो कि 15 से लेकर 35 मीटर तक की मोटी लेयर होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज UVR जिसे बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं जिनको पराबैंगनी किरणें भी बोलते हैं। ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसको ये ओजोन परत जो होती है ये उसे अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अन्यथा क्या होता, अगर ये ओजोन परत ना होती तो सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाती। ठीक है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो जाता, जैसे अन्य ग्रह हैं उसी प्रकार से ये भी खंडित हो जाती पृथ्वी भी। ठीक, तो ओजोन लेयर जो है इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है। जो ओजोन परत है इसको नष्ट कौन कर रहा है? ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो है CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस को नष्ट करने वाली, ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैसें हैं उसको बोलते हैं CFC। ये गैसें कहाँ से निकलती हैं? जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो हमारे घरों में AC लगे हुए हैं, उनसे जो गैसें निकलती हैं वो इसको यानी कि ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, जो ओजोन परत है इसकी मोटाई को डाप्सन इकाई में मापते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं? डाप्सन इकाई के रूप में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। और प्रत्येक वर्ष पृथ्वी पर ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष पृथ्वी पर 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये 2 से 4 पॉइंट थे, आप लोगों को याद रखना है समताप मंडल से रिलेटेड, जिसको मीजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं जो मध्य मंडल है। ठीक है,
मध्यमंडल जो है इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। ऊंचाई 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, किसकी? मध्यमंडल की। मध्यमंडल में आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं याद रखने हैं। देखिए इसमें क्या है, मध्यमंडल जो है इसमें उल्का संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, और यहाँ का ही ताप जो है सबसे कम रहता है। यहाँ का टेम्परेचर जो है -100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, यहाँ का जो ताप है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का ताप रहता है। और उल्का संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, उल्का पिंड से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं वो यहीं पर घटित होती हैं। हमने आप लोगों को ब्रह्मांड टॉपिक में पढ़ाया भी था कि उल्का पिंड क्या होते हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर ब्रह्मांड टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो उल्का पिंड से रिलेटेड आपका जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उल्का पिंड क्या होते हैं? पत्थर के वायुमंडल में घूमते हुए टुकड़े होते हैं। ठीक है, जो सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही सूर्य के प्रकाश से ये घर्षण करने से जलने लगते हैं। ठीक है, जिन्हें टूटता तारा भी कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी याद रखना है। इसकी ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर है और यहाँ का जो टेम्परेचर है -100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके अलावा इसमें उल्का पिंड संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो आयन मंडल है, यहाँ किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो आयन मंडल की हो जाएगी 640 किलोमीटर। ठीक है, आयन मंडल की ऊंचाई जो है 640 किलोमीटर, आयनोस्फीयर के रूप में इसे जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जितनी भी रडार संबंधी सुविधाएं हमको प्राप्त होती हैं, टेलीविज़न हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, रेडियो पर प्रसारण सुन पाते हैं, टेलीफोन जो कर पाते हैं वो सब इसी मंडल की वजह से कर पाते हैं, आयन मंडल की वजह से, यानी कि आयनोस्फीयर, इसकी वजह से। हमारी पृथ्वी से आयन मंडल में क्या होता है, तरंगें जाती हैं। ठीक है, रेडियो तरंगें, वो तरंगें इस मंडल में टकराकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग टेलीविज़न, टेलीफोन और रेडियो, ठीक है, इसके अलावा रडार जैसी सुविधाएं प्राप्त कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी किसमें? आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में। ठीक है, देखिए इसमें ऊंचाई आप लोग याद रखेंगे 80 से 640 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसमें रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगें जाती हैं, इसमें कहाँ जाती हैं? पृथ्वी से जाती हैं और वापस टकराकर आ जाती हैं, जिससे हम लोग क्या क्या, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार और रेडियो प्रसारण, रेडियो प्रसारण जो है आदि की सुविधाएं यहाँ से प्राप्त कर पाते हैं। किस मंडल की वजह से? जो हमारा आयन मंडल है, जिसको आयनोस्फीयर के रूप में जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो तरंगें जाएंगी पृथ्वी से और इस मंडल में टकराकर वापस आ जाएंगी, जिससे हमको ये सारी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद अगला देखते हैं, जो बाह्य मंडल है, इसकी ऊंचाई जो है 640 किलोमीटर की जो ऊंचाई आयन मंडल की है, इससे ऊपर की ऊंचाई, इससे ऊपर की जो ऊंचाई है उसी को मानेंगे बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर की ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई निश्चित नहीं है आगे कहाँ तक गई है। ठीक है, 10,000 किलोमीटर के आसपास तक यहाँ पर ऊंचाई को मापा गया है, तो कुछ निश्चित नहीं है जो बाह्यमंडल है इसमें कहाँ तक ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम।
हल्की गैसें पूछेगा किस मंडल में पाई जाती हैं, तो वायुमंडल है, इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं। भारी गैसें किसमें पाई जाती हैं, तो वो क्षोभ मंडल जो है उसमें भारी गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो सब इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। यानी कि संचार उपग्रह के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, संचार उपग्रह के लिए यही मंडल जाना जाता है। कौन सा मंडल, आपका वायुमंडल। ठीक है, संचार उपग्रह के लिए मंडल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद इसमें देखते हैं जो वायुमंडल है, इसमें दो प्रकार के संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर बता देते हैं वायुमंडल के बारे में। एक होता है भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह, और दूसरे होते हैं ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह। भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह और ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह। ठीक, ये दो प्रकार के उपग्रह, संचार उपग्रह यहाँ पर छोड़े जाते हैं। तो जो ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह हैं, ये 700 लेकर 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह। और जो ये भूस्थैतिक उपग्रह हैं, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह। ठीक, तो इस प्रकार से जो संचार उपग्रह की घटना घटित होती है वो वायुमंडल एक्सोस्फीयर में होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये अलग अलग लेयर थे जिसके विषय में हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी हासिल की है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वायुमंडल से जो रिलेटेड टॉपिक था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये हमारा टॉपिक अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी कई सारी जानकारियाँ यहाँ से मिलती रहें।